हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका कहाँ यूज़ होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उससे आगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर दो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो आपने 11th क्लास में एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर 2 इवेंट्स एंड फॉर 3 इवेंट्स। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपको एडिशन की बात आती तो यूनियन होता है और मल्टीप्लिकेशन की बात आती तो इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, देखिए हमने पढ़ा था कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए आपके पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू कितना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यदि मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए आप क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, यही आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए हमें याद करिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने क्या लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूज करना है। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको बोलेंगे कैसे कि बोथ इवेंट अकरिंग टुगेदर ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जहां पर बी ऑलरेडी हो चुका है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके का ये कंसेप्ट। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करूँ, देखे एक की जगह बी लिखूंगा बी की जगह ए लिखूंगा तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसको थोड़ा याद रखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये थोड़ा आसान तरीके से याद रहेगा, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर 3 इवेंट्स की बात करेंगे, ये 2 इवेंट्स है, फॉर 3 इवेंट्स के लिए बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। आई बात समझ में? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा सी, जहां पर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पहले से हो चुका है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा सी बाय ए बी, है ना। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें पता है ना, फॉर 2 इवेंट्स फॉर 3 इवेंट्स फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, ये पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने वाले हैं और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाने वाले हैं? तो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो बताया था, गिवन दैट जहाँ पर वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे। तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट भी बोल सकते हैं, और विदाउट विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो कंसेप्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट को मैं समझाना चाह रहा हूं, तो 2 वर्ड, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एम
टीपी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहां जहां पर भी कहीं ये यूज आ जाए वर्ड, यहां पे डिपेंडेंट इवेंट यूज आ जाए या विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड यूज आ जाए, वहां पर हम क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर से मैं बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को कहां अप्लाई करेंगे, जहां पर आपको ये वर्ड दिख जाए उस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको दिख जाए तो हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी। अब देखिए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट और डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक बैग है, बैग में से कुछ बॉल निकाल रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ रिप्लेसमेंट मतलब उस बॉल को देखेंगे वापस उसमें डाल देंगे, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट जहां पर भी होता है वहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, आई बात समझ में। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उस बैग में से बॉल निकाली और उसको बाहर ही फेंक दिया, जैसी भी बॉल आई हमारे रिक्वायर्ड वाली बॉल आई या नहीं आई उसको बाहर फेंक दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट और डिपेंडेंट इवेंट एक ही बात हुई। देखो एक बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल पड़ी हैं, ठीक है। अब मैंने बॉल निकाली, ठीक है, मुझे निकालना सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल, सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहली बॉल क्या आ गई उस पर डिपेंड करेगी, है ना, पहली बॉल कौन सी आएगी उस पर डिपेंड करेगी। तो जब कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हमेशा हर ड्रॉज में जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो कम होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी कभी भी विथ रिप्लेसमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों होता है, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, जो भी आप बॉल निकाल रहे हैं उसको वापस डाल रहे हैं, इसका मतलब सैंपल स्पेस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ ये इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर, पहला इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर। और जब कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो मतलब जो भी चीज निकाल रहे हो उसको बाहर फेंक दिया, इसका मतलब हर एक ड्रॉज में आपका सैंपल स्पेस कम होगा। जब सैंपल स्पेस कम होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी, डिपेंड करेगी, इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो जब कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो या डिपेंडेंट इवेंट हो तो एक ही चीज है, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक ही चीज है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, ये 2 इवेंट के लिए, ये 3 इवेंट के लिए। अब मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट को भी आपको समझा देता हूं। इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट इवेंट या विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का ही है, लेकिन यहां पर पहली बॉल कौन सी आई है दूसरी बॉल डिपेंड नहीं करेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो फॉर्मूला है वो ऐसा लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जब कभी भी हमें प्रूव करना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रूव कर देंगे, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। फॉर 3 इवेंट्स के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, बी इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये 3 इवेंट के लिए आपका कंसेप्ट हो गया। इसको बोलेंगे क्या, लैंग्वेज में क्या आएगा, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को ए और बी, है ना, ए और बी बोलते हैं, ठीक है। और ये ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। हम चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में, ठीक है। और इस पे एक थ्योरम है, आगे पढ़ाऊंगा मैं,
इस पे डिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट विथ रिप्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन है, थ्योरम है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एट एग्जाम्पल कह रहा है एन अर्न कंटेंट 10 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए एक वर्ड आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी द फर्स्ट बॉल, ठीक है, इज ब्लैक, ब्लैक हमने पहली बॉल मानी है, बी भी हमने मान लिया है, बी द इवेंट सेकंड, ठीक है, बॉल, सेकंड बॉल ठीक है, इज ऑल्सो ब्लैक, ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है कि पहली ब्लैक बॉल कितनी है, टोटल बॉल तो 15 है, ब्लैक बॉल 10 है, तो 10/15, ठीक है, एक बॉल आ चुकी है ना, तो एक बॉल कम होगी ब्लैक में, ठीक है, सैंपल स्पेस में भी कम होगी, तो 9 बाई कितना आ जाएगा, 9/14 हो गया। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इसको कट किया तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ से इसको कट किया तो ये 7 आ गया, तो 3/7 इसका आंसर है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड, ठीक है, द थर्ड कार्ड इज एस। तो किंग को के बोल देंगे और ए को एस बोल देंगे। तो हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो देखो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/52, ठीक है। अब किंग कितने रह गए, 3/51, और फिर कितना हो जाएगा, एस तो 4 पड़े हुए हैं, लेकिन सैंपल स्पेस कितना हो गया, 50। तो ये आंसर है, एक एक लाइन के आंसर है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइस थ्रोन, ई इज द इवेंट द नंबर अपीयर इज मल्टीपल ऑफ 3, ओके, एफ बी द इवेंट दैट नंबर अपीयर इज इवन, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि डाइस और कॉइन हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट शो करते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है सैंपल स्पेस कितना होता है, सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। आपके पास देखिए ई मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 हो गया है ना, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एफ क्या बन जाएगा, एफ यहाँ पर है विद इवेंट दैट नंबर अपीयर इज इवन नंबर कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो आप देखिए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के बराबर हो गई। ठीक है, ये 6 के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप ई देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखेंगे तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा आपके पास 2/, ठीक है, 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/6 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/6 आ गया। तो क्या ये फॉर्मूला प्रूव हो रहा है क्या कि ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यदि ये प्रूव हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 1/6 इक्वल टू कितना हो गया कि 2/6 इंटू, ठीक है, 3/6 आ गया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 खत्म, तो 1/6 इक्वल टू 1/6। सो कितना हो जाएगा, ई एंड, ठीक है, एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि कॉइन और डाई जो है इंडिपेंडेंट इवेंट शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, लेट द इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी द इवेंट दैट ऑड नंबर इन सेकंड थ्रो, चेक दे आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी। तो देखते हैं, देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, ए के अंदर आए हमारे पास ऑड नंबर, तो 1 आ जाता है, ठीक है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, और बी इवेंट के अंदर क्या आ जाता है, इवन नंबर, है ना,
सॉरी, ए के अंदर ऑड नंबर है, बी के अंदर ए बी द इवेंट दैट बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो। ओके, अनबाइज्ड डाइस है, एन अनबाइज्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अच्छा, 2 बार फेंक रहे हैं, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। ट्वाइस फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 टोटल आउटकम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ कितना जाएगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर ए इवेंट क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर। तो देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, 1 2 आ गया, ठीक है, डेज डेज करेंगे 1 6 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, देखिए 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, और कितना आएगा 3 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 1 आएगा, ठीक है, 5 2 आएगा, ओके 5 2 आएगा, देन 5 6 हो जाएगा डायरेक्ट, डेज 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 5 2, ठीक है, और डेज 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 करेंगे अपन डेज डेज डेज, तो 5 और 6 हो गया। ठीक है, ये आपके पास ए इवेंट हो गया। और बी इवेंट की बात करते हैं, तो बी इवेंट की बात करते हैं तो बी इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। तो सेकंड थ्रो में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 सेकंड थ्रो 1 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 1 हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कितना जाएगा 2 6 हो गया, ये पहली कॉलम है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे 1 3 हो गया, ठीक है, फिर 2 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना जाएगा डेज डेज डेज, ठीक है, 6 3 हो जाएगा, 6 3 हो गया। इसी तरीके से कितना आएगा कि 1 5 होगा, ठीक है, और 2 5 होगा, 2 5, और इसके बाद में डेज 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 2 6 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 6 5 6 5, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये कंडीशन हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर लेते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा कि देखो इधर हो जाएगा 6 6 6, 3 लाइन 6 6 होगी, 6 3 18, तो 18 बाई कितना हो जाएगा 36 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 18 बाई 36 हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों ऑड हैं, तो दोनों ऑड क्या आएंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं सेट में, तो 1 1 आएगा, दोनों में ऑड नंबर हो गए वही आएंगे, तो 1 1 आ गया। 1 वाली लाइन में क्या आएगा 1 3 आएगा, 1 3 भी आएगा, इसी तरीके से 1 5 भी आएगा। ठीक है, मतलब 3 इसमें से आएगा। ठीक है, और फिर कितना आएगा 3 1 आएगा, 3 1 आएगा, ठीक है, 3 3 आएगा, और 3 5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 1 आएगा, ठीक है, 5 3 आएगा, और 5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 बाई 36 आ गया। तो चेक करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है क्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 बाई 36, तो 9 बाई 36 मतलब कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ये 18 डिवाइड बाई 36 इंटू 18 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। यस, इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और इसे सोल्व करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins are tossed simultaneously, consider the event E, 3 heads or 3 tails, F at least 2 head, G at most 2 head on pair। अब ये पेयर का मतलब देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि E, F है ना, E, F को हम क्या लिखेंगे, E, F को लिखेंगे E इंटरसेक्शन F लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं, तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सिंपल स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, तो 3 टॉस करते हैं, तो हेड 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 आ जाता है, टेल 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 आ जाता है, एक हेड डबल टेल आ जाता है, ठीक है, डबल टेल, ठीक है, हेड आ जाता है, ठीक है, टेल हेड और टेल आ जाता है, उसके बाद में डबल हेड टेल आ जाता है, ठीक है, और टेल डबल हेड आ जाता है ना, टेल और हेड आ जाता है। तो देखो 8 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करते हैं, ई इवेंट बना लेते हैं। ई इवेंट में क्या, या तो हेड आ रहे हैं तीनों, या फिर तीनों टेल आ रहे हैं।
तो ये तीनों हेड आ गए या तीनों टेल आ गए, ठीक है। ई एफ इवेंट में क्या हो गया, एफ इवेंट एटलीस्ट टू हेड मतलब कितना आ जाएगा, ट्रिपल एच आएगा, डबल एच टी आएगा, टी डबल एच आएगा और एच टी एच आएगा, ठीक है। और जी इवेंट की बात करते हैं। जी में क्या कह रहा है कि एटमोस्ट टू हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए, तो ये ट्रिपल टी, ठीक है। फिर उसके बाद में एच डबल टी और एच, ठीक है। और टी एच और टी आएगा, डबल एच टी आएगा, टी डबल एच आएगा, ठीक है। और एच टी एच आएगा। तो ये इस तरीके से हमने ई एफ और जी तीनों निकाल लिए हैं। अब एक बता रहा हूँ आपको, बाकी करना है। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा, डबल एच आ जाएगा, ट्रिपल एच आ जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/8 आ जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/8 आ जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 1 2 3 4/8 आ जाता है, ठीक है। चेक करते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है क्या, चेक करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया इज इक्वल टू 2/8 आ गया इंटू कितना आ जाएगा, 4/8 आ गया, ठीक है। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो 1/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/8। यस, ई कोमा एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। तो अब जरूरी नहीं बेटा कि ई और जी भी हो, एफ और जी भी हो, तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको 2 चीज़ें एक चीज़ बता दी, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही मैं आपको जो थ्योरम की बात कर रहा था वो हमारे सामने आ गई है। जब कभी भी देखिए कंडीशन दे रखी है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, सॉरी ये ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट हो। तो मैं इसका जो स्टेटमेंट है नीचे लिखा दूंगा, देखिए बता देता हूँ। जब कभी भी ई और एफ इंडिपेंडेंट होते हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, एफ ई डैश एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक प्रूव कर रहा हूँ और तीनों रिजल्ट को हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन कंडीशन दे रखी है कि ई और एफ जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। ये आपकी पहली लाइन हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ई है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बी किसके बराबर हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के बराबर हो जाए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक ए बना लिया, सॉरी ये ई बना लिया, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। और आप जानते ही हैं ये क्या होगा, अरे यार ये हमने कौन सा ले लिया, ठीक है, अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ बोलेंगे ना, इंटरसेक्शन एफ बोलेंगे। तो हमने क्या लिखा, ई इंटरसेक्शन एफ है। तो अब एक चीज़ और दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ये कलर ले लेता हूँ। आप एफ डैश के बारे में क्या कहेंगे, ये एफ डैश होगा, ये एफ डैश होगा, ठीक है, ये एफ डैश होगा, ठीक है। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए है ना, ये एफ डैश होगा, ई डैश कौन सा होगा, ई डैश ये होगा, ये ई डैश होगा, ठीक है, ये ई डैश होगा, ये ई डैश होगा, ठीक है। अब मैं यदि ई को लिखने वाला हूँ, तो ई को लिखने वाला हूँ तो क्या लिख पाऊंगा, देखिए इस पूरे सेट को लिखना, मुझे इसको पूरे को लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई सेट को लिखने के लिए देखिए ये एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ का यूनियन ले लूँ, दोनों को जोड़ दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं,
कि ई को लिख रहे हैं, ई को क्या लिख रहे हैं कि एफ डैश यूनियन, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो टेकिंग प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश यूनियन, ठीक है, ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, माइनस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, है ना, एफ डैश इंटरसेक्शन, बहुत चौड़ा फोड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ डैश इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। आप जानते हैं कि ये इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, तो ये इसके पास आएगा, तो एफ डैश और एफ में आप देखिए ये एफ है, ये एफ डैश है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसको कम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट से, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, एफ लिख सकते हैं। आप देखते हैं कि एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? मुझे क्या चाहिए था, ओके, मुझे देखो, मुझे क्या करना, ई और एफ डैश को इंडिपेंडेंट बताना, मतलब ई और एफ डैश का कुछ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो ये तो कुछ हुआ नहीं इसमें, तो कुछ अपन ने क्या कर लिया, नहीं ये नहीं कर पाएंगे, दूसरा थोड़ा इसको सोच, ये करेंगे आगे, एक कंसेप्ट आएगा उसमें करेंगे, लेकिन ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसमें मैं थोड़ा और लगाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, ई और एफ डैश, तो मुझे ई और एफ डैश लेना पड़ेगा। तो ई और एफ डैश को कैसे लिखेंगे अपन, देखो ई और एफ डैश को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये एफ डैश है, ये पूरा ई है ना, तो मैंने क्या लिखूं इसको, ये एफ डैश है, तो कॉमन कुछ ले सकते, देखो कॉमन की बात करते हैं, कॉमन क्या चीज़ आ रही है इसमें, ये एफ डैश है और ये ई है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, इस चीज़ को, देखो ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी अंडू, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, सेलेक्ट करेगा, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को क्या हम लिख पाएंगे, देखिए इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं कि ई और इंटरसेक्शन एफ डैश लिख सकते हैं क्या, देखो ये ई है और एफ डैश का इंटरसेक्शन पार्ट है ये, ठीक है, और ई को लिखने के लिए ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। तो देखो ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है, और यूनियन लगा देते हैं ई इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, एफ, ये होगा, है ना, तब जाके ये होगा। अब क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन कितना आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पर अपन ए और बी का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखो एफ डैश और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो सभी को जीरो बना देगा। तो देखो इसको तो हमें चेंज करना नहीं है, तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं, ठीक है, और वो जीरो हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना चल रहा है, ई चल रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ई इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश हो गया। नेक्स्ट वाली
स्लाइड में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कॉमन ले लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश लिख सकते हैं। तो देखो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के बराबर होगी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट हो गया, यही प्रूव करना था। तो मैं नोट लगा के बता रहा हूँ, 500 रुपये का नोट लिख देना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन क्या हो जाएगा, ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो, समझ आओगे, आर ऑल्सो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, इफ ई एंड एफ, ई पे बहुत बड़ा कुछ ये हो गया, ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन ई डैश एंड एफ आर ऑल्सो, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन ई डैश एंड ई एंड नहीं बन रहा मेरे साथ, है गजब कर रहा है ये, एंड एफ डैश तभी नहीं बना, आर ऑल्सो, ठीक है। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये और ये जब कभी भी ई और एफ दे रखा हो इंडिपेंडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, और दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चलो उसको करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 14, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गिवन बाय समथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको मैं करवा रहा हूँ, कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कम से कम ए और बी के होने की, इन दोनों में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, आपको ये बताना। तो हमें पता है कि टोटल जो इवेंट्स डिफाइन होते हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। उसी कंसेप्ट को यूज़ करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, ए एंड बी हो गया, दोनों हो गए, दोनों का अकरेंस हो गया, ठीक है, या फिर दोनों का अकरेंस नहीं हुआ, ठीक है, या फिर एक का हो गया और दूसरे का नहीं हुआ, फिर या फिर क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या बोल रहा है कि कम से कम एक होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, तो ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स, ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों नहीं होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको पता है जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, ए डैश और बी डैश भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो ये प्रूव हो गया फट से। ये क्यों हुआ, क्योंकि बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ये तो बहुत इसने सोल्व कर रखा है, हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्ट ही हो रहा है तो फिर क्यों करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये लास्ट एग्जाम्पल था, है ना। अब हम आगे के वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने आपकी डिमांड पर स्टार्ट किया है, तो थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैप्टर के वीडियो को, जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो बेटा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम है, किसी की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली। मैं अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कह रहा हूँ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे, वो आपको दुआ देंगे, डेफिनेटली देंगे। अगर यार तू नहीं होता तो मैं ये चैप्टर नहीं कर पाता, ठीक है। और अल्टीमेटली सारी दुआ मुझे मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो मोटो ये है कि यार किसी का भला हो जाए। पूरे साल भर बच्चों ने नहीं पढ़ा, मुझे पता है, एग्ज़ाम समय पे ही पढ़ते हैं, तो इस वीडियो से उन बच्चों को हेल्प हो जाए तो आपका क्या जा रहा है इसमें, बताइए आप, है ना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे हम, और छोटा सोचेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे। तो हमें सोच बड़ी रखनी है। देखिए, किसी की टेक्निक कोई भी नहीं चुरा सकता। मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरे जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या मैं आपके जैसा नहीं पढ़ सकता। मेरी क्वालिटी मेरे पास रहेगी, क्योंकि हमें जो भगवान ने बनाया है वो यूनिक क्वालिटी के साथ बनाया है, ठीक है। तो किसी को भी शेयर करने से ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। ला भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ह्यूमैनिटी थोड़ा बताना है, मानवता बताना है, ताकि, ठीक है, ताकि बच्चा जो अपना फ्रेंड है वो पास हो पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए, ठीक है। और आपका यही फ़र्ज़ है, आई थिंक सो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और प्लीज़ थोड़ा दिमाग को बड़ा रखें, थॉट बड़े रखें, अच्छे थॉट्स दें, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स लाओगे डेफिनेटली, है ना, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा भी मार्क्स लाएंगे तो कोई इशू नहीं है, किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ना गम मनाएं ना खुशी मनाएं, बहुत बिल्कुल सिद्ध प्रज्ञ रहें, ठीक है। हर चीज़ में खुश रहें, अच्छी नींद लें, क्योंकि एग्ज़ाम समय पर स्ट्रेस बहुत होता है। एग्ज़ाम आने वाली है, जल्दी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी एग्ज़ाम। तो अच्छी नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है। और ये इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। एक पानी की बोतल लेना है, एक कमरे में बंद हो जाना है, अपने आप को बंद कर लेना है, ठीक है। ईयरफोन लगाना है, इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके थोड़ी भलाई कमानी है, ताकि भगवान आपको हेल्प करें, एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहे। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम समय में क्या होता है, एग्ज़ाम आपकी हो रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपकी नहीं हो रही है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की एग्ज़ाम हो रही है। और टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, और कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ आता है, लेकिन यदि आप उस समय में, उस टाइम लिमिट में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मोटिवेटेड होते रहिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।